आपका ये निशान है। निशा, आप यू आर फ्रॉम झुंझुनू। यस अच्छा, आपने क्रैक नोएडा से शारदा यूनिवर्सिटी जी 2014-15, यस लॉन्ग बैक, 15 से अब तक 6 years। सर क्या था? I had some family responsibilities after the 2014-15 ओके because my mom gone through backbone surgery. ओके So first surgery was not successful. That was the time for 2 year and 6 months. She cannot move. So I have to be with her that तो time. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही निभा रहे हैं 14 से घर की ऑलमोस्ट। नहीं सर, पूरी नहीं एक्चुअली। उसके बाद में मम्मी को ओसीडी भी हो गया था, ऑब्सेसिव अभी कंपल्सिव करंट डिसऑर्डर। करंट क्या सिचुएशन है? करंट सर 2 years से मैं प्रिपरेशन ही कर रही ओके 2 ईयर से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप ये बताएं अपने बारे में कुछ बताइए। हूँ। I pursued my BTech from Sharda University. I'm basically from Jhunjhunu district, which is in the northeast direction of Rajasthan. If we consider Ajmer as the center of the state, Jhunjhunu district geographical condition is semi-arid. It comes under semi-arid region, and it is famous for many institutions, organizations, and for communal harmony also, because यहाँ पे बहुत सारे मेले वगैरह ऐसे भरते हैं जहाँ पे बहुत कम्युनिटीज, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बहुत नहीं, सभी कम्युनिटीज दे पार्टिसिपेट इक्वली। एंड यहाँ पे खेतड़ी में माइनिंग है जहाँ आई आस्क अबाउट योरसेल्फ नॉट अबाउट झुंझुनू। सर माय हॉबीज आर बॉक्सिंग एज फॉर फिटनेस, योगा एंड कुकिंग। योगा करते हैं आप? तो विश्व योगा दिवस कब आता है? 21 जून। 21 जून को। और दूसरी आपने बॉक्सिंग, उसमें कहीं पार्टिसिपेट किया है नेशनल लेवल पे या कहीं पे? नहीं सर, एज फॉर फिटनेस ओनली। ओके केवल फिटनेस फिटनेस पे, यस ये योगा में सूर्य नमस्कार भी करते हैं? यस। कितने स्टेप होते हैं? 8 पोजीशंस होती हैं। 8 पोजीशंस के बाद में 7 पोजीशंस में हम लास्ट में लेके आते। आई डू इट डेली। किसी भी, ना तो पतंजलि में होती ना विवेकानंद में होती, एक स्टेप पर difference है। सर आई कैन काउंट। चलिए कुछ डिस्कशन कर नो इशू, कोई इशू नहीं। 7 होंगे प्लीज नाउ। ओके नो इशू। टेल मी समथिंग अबाउट, मतलब आपने 2014-15 से आप कंटिन्यूस कहीं भी आपने बिल्कुल वर्क नहीं किया है, मतलब एक भी जगह या कहीं काम भी किया है? कुछ सालों का एक्सपीरियंस है आपको कहीं का? सर मैंने बच्चों को पढ़ाया है घर पे, जब मैं मम्मी के पास रहती थी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? किनको पढ़ाते थे आप? मैं 5th to 6th, 3rd 4th से 5th to 6th। किस सब्जेक्ट को? सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे? नहीं, मैथ्स, हिस्ट्री में भी सब, अगर कोई बच्चा आ जाता है तो बस ये 2 ही। तो 5th 6th में कौन कौन से टॉपिक होते हैं मैथ्स में? मैथ्स में एलसीएम उनको पढ़ाना, एचसीएफ निकालना, और वही सर स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू रख के उसमें सब्स्टिट्यूट करना और उनकी वैल्यूज निकालना, और वो एज वाले क्वेश्चंस कि 5 years पहले फादर की एज ये है, उसके फादर की कितनी एज। ओके। आप आरपीएससी एएनक्यू ज्वाइन करना चाहते हैं? Sir, I have completed my BTech in engineering, so I want to work with my electrical department. So इसके बीच में बहुत सारे प्लेसमेंट्स आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था? कैंपस नहीं सर, हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिकल में तो बहुत सारी 2-3 साल में भी, लास्ट आप 2-3 साल से तो प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। हाँ, तो 2-3 साल में तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिली होगी आपको, केवल आप इस एग्जाम के एक भरोसे रह रहे थे? नहीं सर, गेट भी क्वालिफाई किया है मैंने 2 times, नहीं बट तो रैंक अच्छी। हाँ, तो ये पिछले 3 साल के अकॉर्डिंग आपको नहीं लगा कहीं प्राइवेट जॉब भी अपन कर सकते हैं किसी इंडस्ट्री में, साथ में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं? सर प्राइवेट जॉब ट्राई किया था मैंने, नोकिया में भी किया था, बट फिर 1 month मैंने ट्राई किया था तो उसमें लगा कि सेटिस्फाइबल नहीं है वो ओके, job। काम किया था आपने नोकिया में? मैं वहां पे 1 महीना गई थी सर,
फिर उन्होंने कहा कि हमारा कोई जानकार था, तो अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम करना, वरना मत करना। उनकी प्रेफरेंस से ली थी। ओके, रेफरेंस से गए थे आप। हाँ, रेफरेंस। चलो, आप प्रॉपर झुंझुनू से, आपकी पहली प्रेफरेंस पीएचडी भरी है आपने? सर यही डिपार्टमेंट है। ओके, इलेक्ट्रिकल में आपके पास सिर्फ यही डिपार्टमेंट है? ओके ओके। यस। तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो आपको आरसीबी में या कहीं ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव वहाँ ज्वाइन करना चाहिए। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस पीडब्ल्यूडी और पीएचडी डिपार्टमेंट? पीएचडी डिपार्टमेंट में आपको लगता है इलेक्ट्रिकल में काफी कुछ स्कोप है? ये नहीं पता सर। आरएससीबी में भी काफी जगह निकली है शायद, ईएन इलेक्ट्रिकल से। आरसीबी में ट्राई किया आपने कभी? आरसीबी का आरएससी, RSCB राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कोई वैकेंसी आई है ना? डिस्कॉम है, प्रसारण है, JBBNL है। वो सर अभी आए हैं, पहले वाले मैंने फॉर्म नहीं भर पाई थी। ओके, अभी वाला में फॉर्म भरा है? हाँ, अभी भरा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट सर सारे ही ठीक है मेरे लिए तो सर, बिकॉज एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता है। जैसे अगर मशीन्स को मैं बोलूँ, हाँ मुझे अच्छा आता है, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, बट उसे कंट्रोल करना, उसमें बहुत सारे सर्किटरी होते हैं, तो सारा ही यूज होता है। डिजिटल भी कहीं कहीं यूज होता है उसमें, ओके, तो मुझे सारे ही ठीक है। चलो आप ये बताओ तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल क्या होता है? हाँ। सर, डिजिटल सिग्नल में ओनली जो पल्स वेव होती है उसका 0 और 1 में ही हम काउंट में लेते हैं उसमें। डिजिटल सिग्नल इज यूज्ड फॉर द लो पावर एप्लीकेशंस। No. Application. I'm not asking about application. I'm just asking about the definition. What is digital signal? Sir, digital signal which we can see on the multimeter as digital. एनालॉग को नहीं देख सकते कहीं? एनालॉग का वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते एनालॉग सर सिग्नल? उसमें हमें फिर उसे काउंट करना होगा उस टाइप से analog। ये डिफरेंस बताओगे आप एज इंजीनियर? चलो, थेवेनिन थ्योरम का पता है, आइडिया है? Yes। कहाँ यूज होती है? इसका एप्लीकेशन बताना है आपको। सर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में यूज होती है। हमें लोड पे जिससे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकें, इसलिए हम थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। वो तो उसका कॉन्सेप्ट यूज किया है अपन ने, एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ। रियल थेवेनिन थ्योरम का वो भी वापस थ्योरम हो गई, वो तो वापस थ्योरम है। बट सर ये एप्लीकेशन में यूज होगी ना। उसकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालने के लिए आपने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। Yes। ये उसका बेसिकली वो आपका कॉन्सेप्ट यूज किया आपने, मैक्सिमम पावर में इक्विवेलेंट आरटीएस निकालने के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया है। मैं ये पूछ रहा हूँ थेवेनिन का डायरेक्ट एप्लीकेशन कहाँ है? सर इम्पीडेंस मैचिंग में। इंपीडेंस मैचिंग में कैसे करेंगे मैच इससे इंपीडेंस? जैसे दो साइड्स पे हमें कनेक्ट करना है, अगर ट्रांसफार्मर हमें बीच में लगाना है उसमें, तो दोनों साइड के उसमें इम्पीडेंस मैच करने के लिए हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए बहुत सारे डिवाइसेस यूज होती हैं। हाँ, तो थेवेनिन थ्योरम कैसे इंपीडेंस मैच करेंगे थेवेनिन थ्योरम से? एक बार बताइए जरा। सर जो टू पोर्ट टर्मिनल है कोई भी, तो उसका हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस और वोल्टेज फाइंड करते हैं उसमें। फिर सर अगर हमें उसे इम्पीडेंस मैच करवाना है जिससे हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो फिर हम उसके पैरामीटर से मैच करवा के वही डिवाइस उसमें सीरीज में। ये तो आप मैक्सिमम पावर थ्योरम ट्रांसफर थ्योरम की डेफिनेशन बोल रहे हो, दैट इज आरटीएच इज इक्वल टू आरएल। आप क्या बोल रहे हो? आप तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की डेफिनेशन ही बोल रहे हो ना। का लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द इक्वल थर्मल थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द पावर ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम। आई एम आस्किंग अबाउट द एप्लीकेशन। कहीं आपने सुना थेवेनिन थ्योरम इज वेरिएबल लोड के लिए यूज किया जाता है, ऐसा कुछ आइडिया है? यस सर, जहाँ पे वेरिएबल लोड होता है वहां पे अगर हमें उसका थेवेनिन रेजिस्टेंस पता है तो वही लोड सेम हम अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर आप ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर में क्यों जा रहे हैं? आप आई एम आस्किंग अबाउट द थेवेनिन थ्योरम एंड यू आर एक्सप्लेनिंग मी द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आई एम जस्ट स्टिल, आपको यहाँ ही रुकना है थेवेनिन थ्योरम पे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। आप ये बताइए कि इंडक्टर और रेजिस्टर में दोनों में क्या फर्क है? क्या दोनों में ओम्स लॉ लगता है? ओम्स लॉ किस में लगता है? इंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड है या नहीं, या रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, या इंडक्टेंस के लिए वैलिड है, या दोनों के लिए वैलिड है? सर ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के लिए वैलिड, V = IR। ओके, When the external
conditions are constant पर इंडक्टर के लिए ओम्स लॉ नहीं होता है। सो बिकॉज उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो लीनियर नहीं है। इंडक्टर लीनियर नहीं है? लीनियर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हमारी पहले की स्टेट हो सकती है। नेटवर्क में जो आप पढ़ते हो तो linear है। आरएलसी सर्किट, वो तीनों कौन से एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हो? वो पैसिव एलिमेंट्स है, RLC। वैसे में लीनियर नहीं है। आपकी सारी थ्योरम आप लगाते हो, थेवेनिन थ्योरम आप पढ़ते हो, तो क्या पढ़ते हो? इन एनी लीनियर सर्किट। और आप थेवेनिन थ्योरम तो लगाते हो कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए नहीं लगाते थेवेनिन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम नहीं लगाते इंडक्टर और कैपेसिटर और सर्किट में तो है? तो फिर आप तो नॉन लीनियर बोल रहे हो। आपका डेफिनेशन क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम का? इन एनी लीनियर सर्किट। तो RLC तो मेरे साथ तो तीनों लीनियर ही है या नॉन लीनियर? डायोड क्या है फिर? सर डायोड तो नॉन लीनियर है। हाँ, तो फिर RLC? सर लीनियर का मतलब हुआ जब हमारा ग्राफ जीरो से पास करे, जिसमें जब हमारा इनपुट जीरो हो तब हमारा आउटपुट भी जीरो हो। बट इंडक्टर और कैपेसिटर में उनकी पहले से कुछ ना कुछ स्टेट हो सकती है। तो स्टेट अलग चीज है बेटा। स्टेट होना, मैंने मना नहीं कर रहा कि स्टेट होती है नहीं होती, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ओम्स लॉ लग सकता है नहीं लग सकता है इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए? इंडक्टर के लिए नहीं लग रहा, कैपेसिटर के लिए नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। टाइम का कोई इंपैक्ट होता है? फ्लक्स और करंट में क्या रिलेशन होता है इंडक्टर में? फ्लक्स टोटल फ्लक्स लिंकेज इन एन इंडक्टर कितनी होती है? साई इक्वल्स टू NI। NI की LI? साई इक्वल्स टू LI होता है या NI होता है? LI होता है, NI तो MMF। MMF होता है। साई इक्वल्स टू LI होता है ना? Yes, तो फ्लक्स वर्सेस करंट का ग्राफ कैसा होगा? linear। करंट जीरो होगी तो फ्लक्स कितना होगा? हो गया ओम्स लॉ। V is equal to L di by dt. This is also Ohm's law. Yes, This is Ohm's law or not? पढ़ा होगा ना आपने कभी? V is equal to L di by dt. This is also Ohm's law. yes। फ्लक्स जो- चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। और मशीन में आप पढ़ते हो इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, आयरन की कोर लगा दें, हम्म, उसमें साई इक्वल्स टू LI होता है। yes, वो लीनियर होता है कि नॉन लीनियर होता है? linear सब। एक पर्टिकुलर करंट के बाद फ्लक्स कांस्टेंट नहीं हो जाता है, Saturation। चला जाता है ना? तो कांस्टेंट हो गया तो फिर लीनियर कहाँ रहा? तो अगर इंडक्टर की कोर में आयरन लगा दें क्या हो जाएगा? एयर कोर है तो वो लीनियर है, आयरन कोर है तो नॉन लीनियर। दोनों ही हो सकते हैं। साई इक्वल टू LI स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर इंडक्टर, स्ट्रेट लाइन नहीं है नॉन लीनियर इंडक्टर, सिंपल सा। वैसे ही कैपेसिटर में डायोड के कैपेसिटेंस क्या हो जाते हैं? नॉन लीनियर। नॉर्मल कैपेसिटर क्या है? लीनियर। Q इक्वल टू CV जहां फॉलो करे। चलो आप ये बताओ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा आपने? क्यों बोलते हैं इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर? इसका नाम क्या है? यही क्यों है ऑपरेशनल एम्पलीफायर? व्हाट डज इट मीन? सर इट परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस। इसमें हम लोग फंक्शन भी लेके आ जाते हैं, इसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव एम्पलीफाई भी, नेगेटिव एम्पलीफाई भी। और सर उसको हम डिफरेंशिएटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, इंटीग्रेटर की तरह यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटर में और कोई लो पास फिल्टर में कोई रिलेशन है? इंटीग्रेटर लो पास फिल्टर। चलो कोई बात नहीं, आपने ऐसी 3 क्वालिटी बताइए जिससे कि आप आरपीएससी एएन के लिए आप कह सकते हो कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूं। सर आई हैव पेशेंस। I am emotionally strong. Third one I don't. नहीं आएगी। चलो आपको अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है फिर आपकी? वीकनेस है सर बेसिकली कभी कभी जब भी सोसाइटी बिहेवियर वीमेन के प्रति गलत होता है तो समटाइम्स आई मे गो
हाइपर, दैट्स तो आपको लगता है कि जैसे आप जिस जॉब में जाने वाले हैं, ये फील्ड जॉब भी हो सकती है आपकी, पीएचडी में है, आपको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के बहुत सारे लोगों से काम करना पड़ेगा, यस तो एज ए फीमेल कैंडिडेट आप कंफर्टेबल रहेंगे, आप मैनेज कर पाएंगे? यस जैसे फील्ड के अंदर कभी अचानक गर्मियों में बहुत सारी दिक्कत होती है पीएचडी डिपार्टमेंट में, और अगर अचानक कोई काम आ गया, रात को 8 बजे भी आपको बुला लिया गया कोई काम के लिए, तो देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, काम से मुझे कोई दिक्कत नहीं। Okay. आप मैनेज भी कर लेंगे इसको अच्छे से, और किसी रिमोट लोकेशन में भेज दिया आपको तब भी सर कर लूँगा मैनेज। तो अब आपके घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस समय तो आपके पास? नहीं, सब मम्मी वगैरह सब फिट है। अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके, और नेटवर्क के अलावा और किससे पूछें आपसे? आप जिससे कहो उसी सब्जेक्ट से पूछें, जो आपको मतलब लगता है कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हूँ इस सब्जेक्ट में। मशीन से पूछ लीजिए सर, पावर सिस्टम। चलिए पावर सिस्टम से पूछते हैं। फरांटी इफेक्ट क्या होता है? सर, जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमारा लोड बहुत ज़्यादा कम होता है, तो कैपेसिटेंस की वजह से हमें उसमें चार्जिंग करंट ऐड होने की वजह से जो लोड एंड है वहाँ पे ज़्यादा करंट मिलता है, rather than जो सप्लाई से होता है वहाँ पे ज़्यादा करंट मिलता है, इसलिए वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन भी नेगेटिव हो जाता है। तो फायदा है नुकसान है? सर नुकसान है। कैसे? सर उसमें कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है, बट उसकी वजह से इंडक्टर पे भी फर्क पड़ता है, इंडक्टेंस पे भी, उस पे जो हमारे सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग है उस पे उसको इफेक्ट करता है। सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है? सर सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग होता है जब हमारा सिस्टम में रिएक्टिव पावर 0 हो जाती है, हमारा लोड ओनली रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम लोड हम कितना उस पे लगा सकते हैं, उस ट्रांसमिशन लाइन के लोड एंड पे, उससे ज्यादा हम नहीं लगा सकते, वो नहीं कर पाएगा, डैमेज हो जाएगा सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के। रिएक्टिव पावर क्या होती है? रिएक्टिव पावर सर, जब पावर हमने मेजर करना स्टार्ट किया VRMS इंटू IRMS, तो सिंपली हमें अपरेंट पावर मिलती थी, बट जो एलिमेंट होता था VRMS इंटू IRMS ये कहाँ से आया? सर, हमें जो मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट में, वहां पे उनको हमने ऐसे डिजाइन किया है वो हमें RMS वैल्यूज ही शो करते हैं। RMS वैल्यू क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ RMS वैल्यू। सर ये AC वैल्यूज के लिए फाइंड की जाती है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये AC का DC इक्विवेलेंट है। ये AC का DC इक्विवेलेंट है, मतलब AC में हमारा बार बार चेंज होता रहता है वैल्यू, बट हम उसे एक वैल्यू पे लाने के लिए RMS वैल्यू लेकर आते हैं। जैसे जो RMS वैल्यू ऑफ DC है वो सेम ही रहता है हमेशा ही, बट जो AC में है वो हम एक वैल्यू लाने के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फिर ये फॉर्मूला VRMS या अंडर रूट ये कहाँ से आया? फिर डायरेक्ट वही DC ले लेना। सर DC तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हमने AC ट्रांसमिशन में किया था, उसको कन्वर्ट स्टार्टिंग में DC में ही जो मैक्सवेल वगैरह ने जितना भी इलेक्ट्रिकल में बैटरी वगैरह में स्टोर करना किया था वो DC में ही था, बट उसके बाद में फिर हम AC में लेकर आए उसको ट्रांसमिशन में करने के लिए। तो मतलब आप कह रहे हो DC और AC दोनों सेम है? आप ही तो बोल रहे हैं DC और AC RMS इक्वल टू DC वैल्यू। सर इक्विवेलेंट है, मतलब उसका हमने उसमें क्या इक्विवेलेंट है? वोल्टेज दोनों का बराबर मान लें, ये 220 है तो इधर 220 का AC और उधर 220 DC सेम बराबर है। आप खुली आराम 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 से से आप सोचो फिर आप आप पहुंचे हो लेकिन हाँ। पूरा नहीं पहुंचे हो। मतलब मैंने हिंट भी दिया आपको वापस कि भाई क्या बराबर तो है। चलो फिर हाँ, तो रिएक्टिव पावर पे थे हम। रिएक्टिव पावर क्या होती है? सर ये एक इमेजिनरी पावर है जो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से फ्लो होती है।
मैग्नेटिक फील्ड में कंज्यूम होती है रिएक्टिव पावर। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होती है? सर मैग्नेटिक फील्ड में कभी स्टोर होती है, कभी डिस्चार्ज होती है। कैपेसिटर में हमारी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों ही, दोनों ही। इलेक्ट्रिक भी हो सकती है और मैग्नेटिक भी हो सकती है। ओके, कोरोना बताइए, कोरोना क्या होता है? Between the two contacts of circuit breaker, when ionization of air occurs, then conductance उनके बीच हो सकता है, दो करंट कॉन्टैक्ट। फ्लो, हाँ करंट फ्लो हो सकता है। तो उस टाइम जो स्पार्कलिंग होती है उसे हम कोरोना। ओके ओके, अर्थिंग क्यों करते हैं हम? अर्थिंग सर एक्सेस चार्ज को डाइवर्ट करने के लिए, जिससे ह्यूमन या फिर सिस्टम डैमेज ना हो। ह्यूमन या सिस्टम डैमेज ना हो, कैसे? सर जैसे मशीन है तो उसका जो योग, नहीं, मैं नॉर्मल अपने घरों में बोल रहे हैं, अपन अर्थिंग करते हैं ना। सर उसमें हम जब भी फॉल्ट आ जाए तो जो सारा करंट है वो उसमें फ्लो होने लगे थ्रू अर्थ। ओके ओके, निशा, ये अपन जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल का कितना परसेंट एक्सपेंडिचर टोटल कॉस्ट का माने, कितना परसेंट? हैव यू गॉन थ्रू द स्पेसिफिकेशंस और सर्कुलर्स लेड डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान? घर के अकॉर्डिंग बता सकती हूँ, बस इतना हो सकता है। हमने घर नया बनाया तो चलिए फिर भी बताएं रफली क्या, नहीं मतलब, लेकिन अब घर में तो कई फैक्टर्स हो गए ना, एक सिंपल ऑर्डिनरी लाइट है, पंखे हैं, ट्यूब्स हैं, एक एयर कंडीशनिंग है पूरा घर, एक पार्टली है, कहीं एयर डक्टिंग है, क्या क्या कुछ कह सकते हैं। तो चलिए, आपने घर बनाया प्योरली एयर कंडीशनड है, नहीं सर, विदाउट एयर कंडीशन? चलिए, क्या उसकी कॉस्ट क्या आती है इलेक्ट्रिकल की? फिर उसकी 20 to 25% ही आती है, उससे ज्यादा नहीं। नहीं, अगर हम लेबर चार्ज भी उसमें इंक्लूड करते हैं तो 10% ही आती है। अगर 20%, 25 में तो पूरा एसी हो जाएगा अगर कंप्लीट। चलिए अपन थोड़ी जनरल बात कर लेते हैं। आपकी ये चॉइस पीएचडी है, पीएचडी के मिनिस्टर कौन है अभी राजस्थान में एट प्रेजेंट? सॉरी। अभी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो कौन कौन सी वैक्सीन भारत में यूज की जा रही है? सर बच्चों को अलग लगती है, जो बच्चों को तो लगी नहीं रही है अभी, बच्चों को तो अभी हो भी नहीं रहा कोरोना। कोविड-19 की लग रही है सर, जो भी 50 ईयर से अबव हैं उनको। नहीं नहीं नहीं, आपने, मैंने पूछा नहीं था, फिर भी आपने जो बोला वो भी गलत बोला, वो भी गलत गलत बोला। एक तो 50 आप नहीं है। क्वेश्चन को कूलली सुने, क्योंकि जब पीएससी में ये तो मॉक इंटरव्यू आपका जब वहाँ देने जाएंगे ना, और बड़ा उसको बिल्कुल नपे तुले शब्दों में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। अदरवाइज चलिए, एक तो आपने गलती की कि उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, वो तो आप श्योरी कह के निकल सकती हैं, लेकिन आपने बिना सोचे विचारे गलत जवाब दिया और एक और गलत बात बोल गई आप। वैक्सीनेशन का चलो नहीं आता है यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपने जो बोला 50 साल वो भी गलत बोल दिया। अभी भी 50 नहीं है, 45 है, 1 अप्रैल से जो चालू हुआ है 45 एंड अबव, इससे पहले 60 था। फ्रंट वर्कर्स की बात अलग थी, वो एक अलग बात है ना। और बाकी कोरोना के बारे में तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये तो पूरा वर्ल्ड ठहर गया इससे, तो वैक्सीनेशन इंडिया में कौन सी यूज कर रहे हैं, कौन इसका प्रोड्यूसर है, दिस ऑल वी शुड नो अबाउट दिस। चलिए, अभी ऑल ओवर इंडिया की बात करें अपन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। कितने दिन पहले थे ये? शायद 1.5-2 साल पहले थे। अभी तो वो राज्यसभा सदस्य है, उस पर भी हंगामा हो रहा है। नहीं याद है। अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं भारत में, रेगुलर इलेक्शंस जो हो रहे हैं, उन स्टेट्स का नाम बता सकती हैं क्या?
अच्छा, अभी तो ऑनगोइंग जो है वो आसाम में चल नहीं, ऑन की बात कर रहा हूँ मैं। ऑन गोइंग 5 स्टेट्स में हो रहे हैं इलेक्शन, जिनका रिजल्ट जो है 2 मई को आएगा, 5 स्टेट्स का। उन स्टेट्स का नाम बता सकती हैं क्या? पिछले 10-15 दिन से तो रेगुलर पेपर में आ रहा है, जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, महीने भर से लगभग। आसाम के बारे में पढ़ा। असम के बारे में पता, वेस्ट बंगाल के बारे में पता नहीं है, जहाँ ममता ममता दीदी चुनाव बनर्जी लड़ इतना रही है कर रहे हैं। पूरा। नहीं, वो तो मैंने 2 ही नाम बताया, भी 3 और हैं, लेकिन ममता बनर्जी का तो इतना छाया हुआ है, हर पेपर आधा पेज कवर। चलिए, अपने राज्यसभा का नाम सुना आपने? लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, चेयरपर्सन? उपराष्ट्रपति। कौन है अभी? वेंकैया नायडू। इसमें इतने सोचने की क्या आवश्यकता थी? मतलब जिस क्वेश्चन को थॉट दे के आपको सोचना चाहिए, वो तो आप सोचा नहीं आपने। चलिए, आप जो इंटरव्यू देने जा रही हैं शॉर्टली आफ्टर 1 मंथ, उनके चेयरपर्सन कौन है अभी? चेयरमैन, आरपीएससी के चेयरमैन कौन? नहीं पढ़ा। नहीं। पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, झुंझुनू के कलेक्टर का नाम तो पता होगा? नहीं, वो भी नहीं पता। चलिए चलिए निशा, योर इंटरव्यू इज ओवर। अब आपको फीडबैक टेक्निकली तो ये दोनों देंगे, बाकी मैं दूंगा फिर ओवरऑल। देखो, सर, आई एम करेंटली परस्यूइंग एमटेक, तो उसे बताना सही रहेगा नहीं रहेगा? कहाँ से कर रहे हैं? एनआईटी उत्तराखंड। बिल्कुल बताना चाहिए, गवर्नमेंट बता- बॉडी है तो, और अच्छी ये तो अच्छा ही बताना करेगा। चाहिए, ये तो आपका उसमें गलत प्लस क्या है? प्लस पॉइंट होगा ये तो आपका। 1 ईयर हो गया है। हाँ, तो उसमें गलत क्या है? अब तो बढ़िया है ना कि बोला था पार्ट टाइम कन्वर्ट हो सकती है। अब तो बढ़िया हो गया ना भाई, 1 ईयर कंप्लीट हो गया ना तो। नहीं, अभी होगा जून में। हाँ, जब तक इंटरव्यू होंगे तब तक 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। तो बोला सेकंड ईयर में तो सब जगह प्रोविजन होता है पार्ट टाइम का। हाँ, थे तो अब तो बताना ही चाहिए, उससे एनआईटी से आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी ना, कम तो होगी नहीं। पार्ट टाइम हो सकता है, प्लस आपको हो सकता है अपॉइंटमेंट मिलते मिलते 6 महीने और लग जाए। हाँ। तो आरपीएससी है दिसंबर, फिर 6 महीने के लिए तो आपको उनको एक्सटेंशन भी ले सकती हैं, क्योंकि एमटेक इज ऑल्सो वैल्यूएबल डिग्री। या कोई पार्ट टाइम में अगर कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक सिचुएशनल स्थिति। क्योंकि आपका गेप इतना ज्यादा हो गया कि बिल्कुल खाली बताओगे ना, हाँ, तो इट्स तो- वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। कौन सी ब्रांच से कर रहे हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। थोड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ लेना। उसका फिर हाँ। आपको डीपली उसके पूछेंगे। प्रोजेक्ट- अब जैसे ही आप एमटेक बोलेंगी, वो भी एनआईटी से, तो उसकी फिर थोड़ा नॉलेज आपको। आपने माइनर प्रोजेक्ट थोड़ी किया अभी कुछ? किया है सर, सोलर हाँ, पावर। तो माइनर प्रोजेक्ट अगर किया है तो उस पे आपको, वो प्रोजेक्ट तो सर, हाँ, वो पूरा पता होना चाहिए कि सोलर पे किया आपने काम। सोलर पावर्ड वाटर पंप सिस्टम। ओके, तो सॉफ्टवेयर पे कुछ डिजाइनिंग हाँ, की? मैटलैब पे सिमुलेशन। सिमुलेशन। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा, लेकिन बताओ, उसको तो बताना ही पड़ेगा। अभी डेप में भरोगे ना आप करंटली क्या कर रहे हो, तो गवर्नमेंट में हो तो बताना ही पड़ेगा, तो उसको बताना भी चाहिए, वो आप पे एज ही होगा ना। अब ओवरऑल फीडबैक की बात करें, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैंने पूछा आपके बारे में, तो आप झुंझुनू के बारे में चालू हो गए। ठीक है, तो झुंझुनू के बारे में 2 लाइनें बोल सकते हो। झुंझुनू इज वेरी फेमस फॉर, बट आप तो बिल्कुल उसको, मतलब आपने कम से कम 5 लाइनें उसके बारे में बोला, साइड आप डाइवर्ट हो गए कि वो, तो आपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अपन कहाँ फ्लो अपना चल रहा है, आपने पूछा क्या गया है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्फिडेंस कई जगह, मतलब फेस ऐसा लग रहा था कि डर लग रहा है या नर्वसनेस है या कुछ, थोड़ा सा डर, वैसा नहीं, वैसा लग रहा था कि इंटरव्यू के लिए अपन प्रिपेयर नहीं है ना। तो वो तो अब आना पड़ेगा, क्योंकि अब तो 1 महीना बचा है। 7 मई को जैसे आरएस के खत्म होंगे वैसे आपके इंटरव्यू होंगे, तो ये तो कभी भी हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए आपको बिल्कुल, मतलब आपके फेस एक्सप्रेशन से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तीसरी चीज है करंट अफेयर्स बिल्कुल जीरो है। आप किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी के या मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं। यस। आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो कि आरपीएससी है, या यूपीएससी आरपीएससी में आपको दुनियादारी में क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, पर आप जहां से है, झुंझुनू के हैं तो झुंझुनू का कलेक्टर कौन है तो आपको पता होना चाहिए, विधायक कौन है। या आप राजस्थान में है तो राजस्थान में विधानसभा क्या होती है, इसकी कितनी सीटें होती है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आरपीएससी में अगर आप जा रहे हो तो बेसिक फंडामेंट, और खासकर आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, वो तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो वो आपका बिल्कुल वीक है। कोरोना में वैक्सीनेशन का आपको पता नहीं है ना। तो ये सब चीजें तो बहुत जरूरी है आरपीएससी में खासकर। देन उसके बाद गेप को आप एनआईटी से जस्टिफाई करना थोड़ा सा, और देखो वो भी चलेगा। शुरू के 2 साल तो आप बता सकते हो रीजन मदर वाला,
लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा मतलब उसको और अच्छे से आंसर को फ्रेम करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने एनपीटीईएल से दो कोर्सेज भी किए थे। हाँ तो उसको CTAT उसको जस्ट उसको फ्रेम करो आंसर को पूरा अच्छे से। ग्रेट एक्सपीरियंस। उसको 2014 से फ्रेम करना पड़ेगा 15 से, कि यहाँ से यहाँ तक तो सर ये हुआ, उसके बाद सर मैंने यहाँ ये जारी रखा, होम ट्यूशन रखा, उसमें चारों पांचों चीजों को अच्छे से कवर करो ताकि उनको लगे कि 15 से लेके 21 तक आप बहुत सारी कहीं ना कहीं बिजी थे। अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो फिर उसका प्रॉपर क्योंकि चांस है, क्योंकि 2014-15 में आपने किया है, 2014 ही हो गया मतलब एक तरीके से ये, तो 2014 में अगर आपने किया है तो ये लंबा गैप 14-15 का क्या मतलब है? 14 ही होता है वो तो। 15 में ही हुआ ना तो फिर सर, 15 लिखवा देते कुछ रिजल्ट लेट ये आया 14 होगा ना, अदरवाइज तो 14 में ही आना चाहिए था। नहीं, 14 में अगर आप पास आउट हुए होगे तो जून में आ जाता है, वो तो मिड में होता है ना। जून जुलाई में 15 जाता है तो कैसे लेट आ होगा गया? सेमेस्टर आपका। नहीं सर, लेट कैसे होता है सेमेस्टर? बीटेक का तो ये 10 में एडमिशन लिया होगा ना आपने, 10 में पास आउट होगा। 10-11 में। हाँ हाँ तो फिर 14 के पास आउट 14 लिखो आप। देखना आप डिग्री देखना, जुलाई डिग्री 14 में तक रिजल्ट देखना, आ गया होगा। हाँ 10 में बीटेक है ना सर इनकी, तो 4 साल काउंट करें। हो सकता है एक नहीं, साल गैप किया कई था। बार 6 महीने का नहीं नहीं होता ही नहीं, शारदा में तो कट टू कट चलता है, 1 महीने का भी गैप नहीं होता शारदा में, तो कट टू कट बिल्कुल इनको तो बिल्कुल वेल अप टू डेट टाइम पे आता रिजल्ट इनका हाँ सारा। गवर्नमेंट का तो मान सकते हैं, हाँ, आरटीयू का तो 4 महीने लेट। हाँ उनमें अपन फिर भी मान सकते हैं। चलो ठीक है, एनीवे तो इस गैप को आप आंसर थोड़ा फ्रेम अच्छे से करना। बाकी टेक्निकल में का फीडबैक तो देखो मेरा तो ये था कि ठीक ठीक था, एकदम बेड भी नहीं कर सकते, कुछ चीजें आपको पता थी, दुनिया आपने पढ़ा है, लेकिन परफेक्शन से नहीं पता थी। नहीं पता थी। मतलब आप जैसे सर ने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी स्टोर करना, अगर किसी इलेक्ट्रिकल के प्रोफेसर को आप ये बता दो तो उसके दिमाग से आप बिल्कुल उतर जाओगे कि मतलब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कैसे होती है रिएक्टिव और पावर। फिर जब आप एमटेक कर रही हैं तो फिर हाँ, आपसे वो अपेक्षा responsibility और बढ़ करेंगे कि जाती आप और स्टूडेंट से आप ज्यादा बेटर। तो अपन अगर नहीं आता है तो जैसे कई जगह आपने बहुत अच्छे से बोला कि सर मुझे नहीं पता है, वो ज्यादा बढ़िया है बजाय गलत आंसर देने के, है ना। तो थोड़ा सा आंसर जो आपने पढ़ा है उसको आप भले ऊपर ऊपर से पढ़े, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए आपके, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो कई जगह लगा कि कॉन्सेप्ट वीक है। सर एक्चुअली रिवीजन भी नहीं हुआ था, मैं अभी हाँ। ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी कवर कर रही हूँ। किसके लिए, किस एग्जाम के लिए? मुझे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता राजस्थान के बारे में, इसलिए नहीं, राजस्थान के बारे में जनरल तो होना चाहिए, लेकिन उतनी आप ज्योग्राफी तो मत जाओ, पहले बेसिक तो तैयार करो। इतना वो बेसिक नहीं तो आप पूछेंगे कम से कम अपना कोर सब्जेक्ट तो आपका कंप्लीट इट होना नॉट चाहिए। इट इज नॉट ए इंटरव्यू ऑफ आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इंटरव्यू नहीं है कि आपको ज्योग्राफी के बारे में घुस के पूछा जाएगा। इसमें बहुत कम पूछा जाए, इसमें बहुत ये करंट अफेयर्स आपके करंट लिए अफेयर्स पूछा जाएगा, सतही नॉलेज पूछी जाएगी। और फिर कम से कम ये कोरोना वोरोना ये तो इंटरनेशनल मैटर्स हैं कि पूरा वर्ल्ड ठहर गया, बेसिक तो इसके बारे में तो बेसिक्स जो आपको दुनिया पता में चल होना रहा है उतना पढ़ो। ज्योग्राफी अंदर कोई नहीं पूछेगा अक्षांतर देशांतर, वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते इस चीज के लिए। आपका तो ठीक ठाक टेक्निकल हो, ठीक ठाक करंट अफेयर्स हो और बेसिक कॉन्फिडेंस और बेसिक सवालों के सिचुएशनल क्वेश्चंस के जवाब आप अच्छे से दे पाए। प्लस क्वेश्चन को आप थोड़ा कूलली सुने और उसके बाद उसका जवाब दें। एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और रेज करें, यूं बोलने में ठीक है आप, लेकिन थोड़ा चेहरे पे डलने से, है ना। या तो आप फर्स्ट टाइम आइए इंटरव्यू देने, कुछ घर की परिस्थिति हो सकती है जैसा मदर वदर का, बट झुंझुनू तो एक अपने आप में है, अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके चेहरे पर। चलो थैंक यू, आपको फीडबैक बाहर से मिल जाएगा। बाहर से मिले। अगली बार अच्छे से देना पढ़ के। थोड़ा अच्छे से इंटरव्यू तैयारी करके आओ। ठीक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.